बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2। अगर आपने इस फिल्म का पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। हम पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद इस पार्ट को भी देखिए। पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि मार्टी जेनिफर से मिलता है, तभी वहां पर डॉक आ जाता है जो कि भविष्य से दोबारा 1985 में आया है और वो बोलता है कि जल्दी तुम मेरे साथ 2015 में चलो क्योंकि तुम्हारे बच्चों ने वहां पर कुछ ऐसा किया है जिसको तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। और इसके बाद डॉक के साथ मार्टी और जेनिफर भविष्य में यानी कि 2015 में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो सब सन 2015 में पहुंचते हैं तो ये दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी अब बहुत ज्यादा हाई है, सड़कों पे गाड़ियां कम और हवा में ज्यादा उड़ती हैं, यानी कि इंसान ने फ्लाइंग कार्स बना ली है। और इसीलिए डॉक की जो टाइम मशीन वाली कार होती है जो सन 1985 में केवल सड़क पे चलती थी और अब वो हवा में भी उड़ती है, यानी कि फ्लाइंग कार बन चुकी है। और इसका रीजन ये होता है कि डॉक सन 2015 से 1985 में आए होते हैं, इसीलिए उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनी टाइम मशीन वाली गाड़ी में फिट करवा लिया होता है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये 1985 से 2015 में जा रहे होते हैं तो इन्हें बीफ दिख लेता है, लेकिन बीफ को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जब ये 2015 में पहुंच जाते हैं तो जेनिफर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहां चुके हैं, क्योंकि उसे टाइम ट्रेवल टाइम मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब उसे पता चलता है कि हम 2015 में हैं, तो वो बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है और इस बात से इरिटेट होकर डॉक उसे बेहोश कर देता है। और वो मार्टी को बोलता है कि जब हम 1985 में वापस जाएंगे और ये होश में आएगी तो इसे लगेगा कि ये सपना है, इसे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक नहीं चाहते कि इसके बारे में दुनिया को पता चले। अब वो 2015 में लैंड करते हैं और गाड़ी से उतरते हैं। और गाड़ी से उतरने के बाद डॉक मार्टी को एक पैंट शर्ट और कैप देता है। वो बोलता है कि इसको पहन लो और सामने कैफे, उस कैफे में जाओ, वहां पर एक ग्रिफ नाम का लड़का आएगा, वो तुमसे पूछेगा कि तुम तैयार हो कि नहीं। तुम्हें बोलना है कि मैं तैयार नहीं हूं। वो कुछ भी पूछेगा, तुम्हें आंसर सिर्फ ना में देना है। मार्टी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब डॉक उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें यह लिखा होता है कि मार्टी जूनियर को चोरी के इल्जाम में 15 साल की सजा हो चुकी है। और यह न्यूज़पेपर अगले दिन का होता है, यानी कि भविष्य का होता है, क्योंकि डॉग भविष्य में जाके वापस आया होता है, इसीलिए उसके पास इस न्यूज़पेपर की कॉपी होती है। मार्टी बोलता है मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। दरअसल वो उसकी ट्रू कॉपी होता है, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। डॉग उसे बताता है कि उसे 15 साल की सजा हुई है और जब उसकी बहन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है तो उसकी सजा बढ़कर 30 साल हो जाती है और इसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। डॉग बोलता है कि तुम कैफे में जाओ, वहां पर ग्रिफ आएगा, तुमसे यह पूछेगा कि तुम आज रात की चोरी के लिए तैयार हो कि नहीं। तुम्हें बोलना है कि मैं तैयार नहीं हूं, बस इतना कहकर तुम्हें वापस यहीं पर आ जाना है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। और इससे पूरा का पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा और तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो जेनिफर को गाड़ी से उतारते हैं। जेनिफर अभी भी बेहोश है और गाड़ी के पास ही उसे एक जगह रखकर वहां से चले जाते हैं। मार्टी अब उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुका है और वहां पर उसे बिफ दिखता है। बिफ उसे बोलता है कि तुम्हें शर्म आती होगी ये सोचकर कि तुम मार्टी मैकफ्लाई के बेटे हो, क्योंकि वो एक बेवकूफ इंसान है। मार्टी बोलता है तुम जॉर्ज की बात कर रहे हो। जॉर्ज मार्टी के पिता का नाम होता है। बिफ बोलता है कि मैं तुम्हारे दादा की नहीं, तुम्हारे पिता मार्टी सीनियर की बात कर रहा हूं। अब मार्टी की और मार्टी की बेटी की शक्ल हूबहू एक ही है, तो वो उसे उसका बेटा समझता है, जबकि वो बेटा नहीं, पास से आया हुआ खुद मार्टी सीनियर है। तभी वहां पर बिफ का पोता आ जाता है। वो उससे बहुत बदतमीजी करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी मार्टी देखता है कि उसका बेटा भी उसी रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा है और उसे अंदर आता हुआ देखकर वो काउंटर के पीछे छुप जाता है। और अब वहां पर ग्रिफ आता है और वो मार्टी के बेटे को बोलता है कि तुम आज रात की चोरी के लिए तैयार हो कि नहीं। हालांकि वो मना करना चाहता है लेकिन वो उससे डरता है। वो बोलता है कि मैं अपने डैड से पूछकर बताऊंगा और वो उसे मारने लगते हैं और मारते मारते वो उसे उसी काउंटर के पीछे फेंक देते हैं जहां पर उसके पिता मार्टी सीनियर छुपे हुए हैं। और जब वो पीछे गिरता है तो वो बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद मार्टी सीनियर सामने आता है और वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। इस बात से ग्रिफ को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन मार्टी उसकी टांगों के बीच में एक जोर से लात मारता है और वहां से भाग जाता है। और अब ग्रिफ और उसकी गैंग मार्टी का पीछा करते हैं और मार्टी उनके हाथ से निकल जाता है और वो एक बिल्डिंग के कांच से टकराते हैं जिसके इल्जाम में उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद मार्टी जा रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो बोलता है क्लॉक टावर को बचाने के लिए चंदा दे दो। वहां पर एक क्लॉक टावर होती है जो फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया था, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। वो आदमी बोलता है कि आज से 60 साल पहले 1955 में इसके ऊपर बिजली गिरी थी जिसकी वजह से खराब हो गई। तभी वहां पे जो टीवी होता है उस पर न्यूज आती है, ब्रेकिंग
ब्रेकिंग न्यूज आती है कि कब्स ने मियामी को हरा दिया। ये एक मैच की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें वो ये बताते हैं कि कब्स जो टीम है उसने मियामी को हरा के वर्ल्ड सीरीज जीत ली है। अब जो आदमी क्लॉक टावर के लिए चंदा मांग रहा है वो बोलता है कि काश मैंने इस जीतने वाली टीम के ऊपर पैसे लगाए होते, काश मैं पीछे जा पाता और इस टीम के ऊपर पैसे लगाता और मैं बहुत पैसे कमा लेता। तभी मार्टी के माइंड में एक आइडिया आता है और वो एक दुकान में जाता है और वहां पर 1950 से लेके 2000 तक जितने भी मैचेस हुए थे उनमें कौन सी टीम जीती थी, कौन सी हारी थी, इसकी एक बुकलेट ले लेता है और अब वो डॉग के पास जाता है। तभी ये दिखाते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में मार्टी सीनियर का बेटा मार्टी जूनियर बेहोश है उस रेस्टोरेंट से बिफ निकलता है और बिफ के पीछे पीछे मार्टी जूनियर भी निकलता है। और जब वो मार्टी जूनियर को देख रहा होता है तभी वो दूसरी तरफ देखता है कि वहां पर एक और मार्टी है और वो हैरान हो जाता है कि दो मार्टी एक ही जगह पर कैसे हो सकते हैं और अब उसे इन पे शक होता है और वो डॉक और मार्टी सीनियर की बातें सुनना शुरू कर देता है। वहां पर ये दिखाते हैं कि डॉक ने मार्टी सीनियर की बुकलेट देख ली है कि वो इस किताब को अपने पास्ट में ले जाना चाहता है ताकि वो मैचेस में बैटिंग करे और बहुत अमीर बन जाए। और इस बात पे डॉक मार्टी को डांट रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने टाइम मशीन इसलिए नहीं बनाई कि तुम इससे पैसा कमा सको, मैंने ये इसलिए बनाई है ताकि पास्ट और फ्यूचर में जो भी गलत काम हुए हम उन्हें ठीक करके प्रेजेंट टाइम को बदल सकें। और उनकी सारी बातें बिफ सुन लेता है और अब बिफ को पता है कि इनके पास एक टाइम मशीन है। तभी जब वो जेनिफर को लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर पुलिस होती है और जब पुलिस जेनिफर के फिंगरप्रिंट्स लेती है तो उन्हें पता चल जाता है कि कहां रहती है और इसका नाम क्या है। और अब पुलिस जेनिफर को वहां से उठाती है और उसके घर पे ड्रॉप करने जाती है। इस बात से डॉग परेशान हो जाते हैं और वो मार्टी को बोलते हैं कि हमें इनका पीछा करना होगा और जेनिफर को जल्द से जल्द अपने साथ लेकर 1985 में लौटना होगा। और जो बुकलेट मार्टी ने खरीदी होती है वो उसे वहीं फेंक कर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर यह दिखाते हैं कि बिफ उस बुकलेट को उठा लेता है और वो भी इनका पीछा करना शुरू करता है क्योंकि बिफ को पता है इनके पास एक टाइम मशीन है, एक टाइम ट्रेवलिंग कार है। अब वही पुलिस जेनिफर को उसके घर पे छोड़ के चली जाती है और जब जेनिफर को होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है। उसको वहां पे सब कुछ अजीब दिख रहा होता है, इसीलिए वो छुप जाती है और बाहर डॉक और मार्टी भी उसका पीछा करते करते यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके पीछे बिफ भी यहां पर पहुंच चुका है। और जब डॉक और मार्टी अपनी टाइम ट्रेवल वाली गाड़ी से दूर जाते हैं तो बिफ उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं अंदर जेनिफर को यह पता चलता है कि अब मार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका हाथ टूट जाता है और इसकी वजह से उसको अपना म्यूजिक छोड़ना पड़ा। अब डॉग जेनिफर तक पहुंच जाता है और उसे यह बताता है कि यहां से बाहर कैसे निकलना है। और जब वो बाहर निकल रही होती है तो वो अपने बूढ़े रूप को देखकर बेहोश हो जाती है, लेकिन तब तक डॉग उसे पकड़ लेता है। वो मार्टी को बुलाता है और वो उसे लेकर गाड़ी के पास पहुंचते हैं। गाड़ी अपनी उसी जगह पर होती है क्योंकि बिफ टाइम ट्रेवल करके इनके आने से पहले वापस आ चुका होता है। लेकिन जब वो गाड़ी से उतर रहा होता है तो उसकी छड़ी का एक टुकड़ा टूटकर गाड़ी के अंदर ही रह जाता है और अब ये सब के सब टाइम ट्रेवल करके वापस सन 1985 में पहुंच जाते हैं। और 1985 में पहुंचने के बाद डॉग मार्टी को बोलते हैं कि मैं इस गाड़ी को अपनी लैब में लेके जा रहा हूं क्योंकि मैं इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो ये इंसानियत के लिए, मानवता के लिए एक बहुत खतरनाक चीज बन सकती है। मार्टी भी अपने घर चला जाता है और जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर ताला लगा होता है। वो दीवार कूद के घर के अंदर जाता है और खिड़की से अपने कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसके कमरे में एक लड़की सोई होती है। वो उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है और उसका बाप वहां पे आ जाता है जो मार्टी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टी वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। ये दिखाते हैं कि पूरे शहर में दहशत है, तबाही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और 6 साल पहले स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए और इस शहर का एक बहुत बड़ा माफिया डॉन है जिसका नाम है बिफ। वही बिफ जो इनके टाइम ट्रेवल करने से पहले मार्टी के पिता की गाड़ी को साफ करता था। आज वो इस शहर का एक बहुत बड़ा डॉन है, बहुत अमीर आदमी है। यानी कि बिफ जब टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में गया था तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इनका प्रेजेंट टाइम पूरी तरह से बदल चुका है। इसके बाद मार्टी जब अपनी मॉम से मिलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम का लुक पूरी तरह से बदल चुका है और उसे यह पता चलता है कि उसके पिता जॉर्ज का सन 1973 में किसी ने कत्ल करवा दिया था और यह कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि बिफ ने करवाया होता है। और बिफ ने उसकी मॉम से जबरदस्ती शादी भी कर ली होती है और बिफ ही इन तीनों भाई बहनों का खर्चा उठाता है जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके साथ रहने के लिए मजबूर है। मार्टी उस जगह पर जाता है जहां पर उसके पिता जॉर्ज की कब्र है और वहां पर डॉग भी आते हैं और डॉग उसे बताते हैं कि पास्ट में जाकर किसी ने टाइमलाइन के साथ छेड़खानी की है जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट टाइम यानी कि सन 1985 पूरी तरह से बदल चुका है।
डॉक मार्टी को दो चीजें दिखाते हैं जो उन्हें उनकी कार में मिली होती है। एक, उस बुक की रिसिप्ट जो सन 2015 में मार्टी ने खरीदी थी, जिसमें 1950 से लेकर 2000 तक सारी टीमों की डिटेल्स होती हैं कि कौन सी टीम कब जीती थी, कब हारी थी। और दूसरी, एक छड़ी का टुकड़ा जो कि मार्टी पहचान लेता है कि यह बिफ की छड़ी का टुकड़ा था। अब इन दोनों को सब कुछ पता चल जाता है कि जो बूढ़ा बिफ था सन 2015 का, वो इनकी टाइम ट्रेवल वाली मशीन को यानी कि कार को लेकर सन 1955 में जाता है और अपने यंग बिफ से मिलता है और उसे वो किताब देता है जिसमें सारी टीमों के नाम होते हैं जो जीत रही होती हैं। और वो उसे वो किताब देते हुए बोलता है कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो इन सारी टीम्स पर पैसा लगाना। और इसी की वजह से आज बिफ अमेरिका का सबसे अमीर आदमी है। और अब ये दोनों सन 1955 में दोबारा वापस जाते हैं। ये 1955 के उस दिन में पहुंच जाते हैं जिस दिन बूढ़े बिफ ने जवान बिफ को वो किताब दी थी। डॉक मार्टी को बोलते हैं कि तुम उसे वो किताब देने देना और उसे अपने समय में यानी कि 2015 में वापस जाने देना, क्योंकि अगर वो हमारी गाड़ी को 2015 में नहीं ले जाएगा तो हम 2015 से 1985 में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हम 1985 में पहुंचे नहीं तो हम 1955 में कभी नहीं पहुंचे। इसलिए उसका वापस जाना बहुत जरूरी है। अब आगे होता भी ऐसी है। बिफ 2015 से आता है, अपने यंग वर्जन को किताब देता है और वापस चला जाता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि यहां पे दो मार्टी हैं और दो डॉग भी हैं और ये दोनों ही सन 1955 से आए हैं, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन से आए हैं, इसलिए यहां पर इनके जुड़वा हैं। और ये वही रहते हैं जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जिसमें मार्टी के पिता जॉर्ज मार्टी की मां को डांस के लिए इनवाइट करते हैं, उसे किस करते हैं, उन दोनों के बीच में प्यार होता है और आगे चल के उनकी शादी होती है। और इस पार्टी में मार्टी जो सन 1985 की अलग टाइमलाइन से आया, जो फर्स्ट पार्ट वाला मार्टी है, उसे गिटार भी बजाना पड़ता है क्योंकि गिटारिस्ट के हाथ में चोट लग जाती है और अगर गिटार नहीं बजेगा तो डांस नहीं होगा और डांस नहीं हुआ तो उसके मम्मी पापा आपस में किस नहीं करेंगे, उनकी शादी नहीं होगी और ये बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब यहां पे दो मार्टी हैं, एक जो गिटार बजा रहा है और दूसरा मार्टी जो बिफ का पीछा करके उसकी किताब को हासिल करना चाहता है। वो देखता है कि बिफ की उस किताब को उसके एक टीचर ने छीन लिया है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मार्टी उस किताब को हासिल कर लेता है। लेकिन जब वो हासिल करता है तो वो देखता है कि उसका सिर्फ कवर ही होता है, अंदर कोई और किताब होती है और इस बात से मार्टी को बहुत दुख होता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है कि बिफ वहां पर उसके पिता से लड़ रहा होता है। दरअसल ये वो सीन होता है फर्स्ट पार्ट का जहां पर वो उसकी मां को छेड़ रहा होता है गाड़ी के अंदर और उस वक्त मार्टी के पिता जॉर्ज वहां पर आ जाते हैं। वो बिफ को एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे बिफ बेहोश हो जाता है। अब वहां पर बिफ बेहोश पड़ा होता है और उसके पास किताब होती है। मार्टी उस किताब को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन बिफ मार्टी से उस किताब को हासिल कर लेता है और जब वो अपनी गाड़ी में उस किताब को लेके जा रहा होता है तभी रेडियो में एक मैच की कमेंट्री आ रही होती है और जब मैच के स्कोर और रिजल्ट बता रहे होते हैं तो वो उसे उस किताब से चेक करता है तो वो एग्जैक्ट वही होते हैं जो उस किताब में लिखे होते हैं और बिफ समझ जाता है कि इसमें 2000 तक के जितने भी मैचेस के रिजल्ट हैं वो बिल्कुल सही हैं। तभी ये दिखाते कि मार्टी भी एक स्केटबोर्ड के थ्रू उसका पीछा कर रहा होता है और वो एक टनल के अंदर यानी कि एक बहुत बड़ी सुरंग के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर मार्टी उससे वो किताब छीन लेता है। अब वो सुरंग के अंदर है और मार्टी के सामने गाड़ी है। मार्टी उस सुरंग से निकलने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गाड़ी को लेकर उसकी तरफ आता है क्योंकि वो मार्टी को मारना चाहता है। और जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकलता है तो ऊपर से एक रस्सी आती है और जैसे ही मार्टी उस रस्सी को पकड़ता है तो वो हवा में ऊपर उड़ जाता है क्योंकि वो रस्सी डॉक ने ऊपर से फ्लाइंग कार से फेंकी होती है जो उसे ऊपर खींच लेते हैं। वहीं ये दिखाते हैं कि बिफ एक गोबर के ट्रक से टकराता है और उसकी पूरी गाड़ी में गोबर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक मार्टी को जमीन पे उतारते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी के साथ हवा में ऊपर ही होते हैं क्योंकि बहुत जोर से तूफान आ रहा होता है और उनकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही होती। वो वॉकी टॉकी के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं और डॉक उसे बोलते हैं कि उस किताब को जला दो और मार्टी उस किताब को जला देता है और जैसे वो किताब जलाता है तो वो अपनी जेब से एक न्यूज़पेपर निकालता है जिसमें उसके पिता की मर्डर की न्यूज होती है और वो न्यूज अपने आप बदल जाती है और उसमें लिखा हुआ आता है कि उसके पिता को सम्मानित किया गया। और तभी वहां पे बहुत जोर से बिजली चमकती है और वो बिजली उनकी टाइम ट्रेवल वाली कार पे गिरती है और उनकी कार वहां से गायब हो जाती है। यानी कि अब मार्टी अकेला यहां पर फंस चुका है और वो इस बात से परेशान हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी गाड़ी में आता है और वो बोलता है क्या तुम्हारा नाम मार्टी है? वो बोलता है कि हाँ, और वो उसे एक चिट्ठी देता है। बोलता है कि हमें ये 70 साल पहले दी गई थी और बोला गया था कि आज के दिन इसी वक्त यहाँ पर एक लड़का मिलेगा जिसका नाम मार्टी है, उसे ये चिट्ठी दे देना। और जब वो चिट्ठी खोलता है तो वो डॉग की चिट्ठी होती है और उसमें ये लिखा होता है कि मैं सन 1885 में 11 महीने से रह रहा हूं और मैं जिंदा हूं। दरअसल बिजली गिरने की वजह से डॉग सन 1885 में चला गया होता है
है। और ये पढ़ने के बाद वो बहुत खुश होता है और वो डॉग को ढूंढने के लिए भागता हुआ आगे जाता है। तभी वो जो आदमी वहां पे खड़ा होता है वो बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। वो बोलता है कि मेरी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डॉग मार्टी को वापस अपने समय में भेजने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं जो क्लॉक टावर के ऊपर गिरती है, और जैसे वो मार्टी को वापस भेजते हैं तो खुश होते हैं। तभी पीछे से दूसरा मार्टी आ जाता है। वो बोलते हैं कि तुम वापस कैसे आ गए? वो बोलता है कि मैं फ्यूचर से लौटा हूं। और ये सुनने के बाद डॉग बेहोश हो जाते हैं और सेकंड पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।